तो अब हम एनएलईपी के बारे में पढ़ेंगे। एनएलईपी एनएलईपी दैट इज नेशनल लेप्रोसी एलिमिनेशन प्रोग्राम। ये इसका लोगो होता है। इसको मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसके लोगो में ये हैंड होता है। हैंड मतलब कि मतलब ये लोटस जो होता है ये लेप्रोसी पेशेंट होता है। एंड हैंड मतलब जो होता है हम लोग एनएलडीपी में मतलब उसको एक सेंसिटिव तरीके की उससे हैंडल कर रहे हैं और उसको ट्रीट करना चाह रहे हैं। और ये जो होता है ये होता है मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट रजीम। ओके, आगे आएगा। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स। एपिडेमियोलॉजिकल इंडिकेटर्स। ओके, सबसे पहले आता है ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है। और ये ह्यूमन ही इसका ओनली सोर्स होता है, और कोई सोर्स नहीं होता। हमने इन्फेक्शियस डिजीज में पढ़ा है सोर्स की डेफिनेशन क्या होती है। एनीथिंग विच हार्बर्स द इन्फेक्शियस एजेंट एंड हैज द कैपेबिलिटी टू स्प्रेड इट, मतलब उसके अंदर इन्फेक्शन भी है और वो स्प्रेड भी कर सकता है, उसको सोर्स बोलते हैं। तो इसका सोर्स सिर्फ ह्यूमन होता है और कोई इसका सोर्स नहीं होता, मतलब और कहीं से डिजीज आती नहीं है। इसमें जनरली ऐसा बोलते हैं इसकी जो पीक एज है, पीक एज वो 20 से 40 साल की होती है। ठीक है, अब हम माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के बारे में कुछ कुछ पढ़ेंगे। ये जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट बात, हाई इन्फेक्ट हाईली हाई सॉरी हाई इन्फेक्टिविटी एंड लो पैथोजेनिसिटी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो आपको इन्फेक्ट तो जल्दी कर देगा, मतलब आपको लेप्रोसी बैक्टीरिया से इन्फेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आपकी बॉडी में वो आसानी से घुस जाएगा, पर वो कुछ करेगा नहीं, मतलब उसकी पैथोजेनिसिटी कम है। वो पैथोलॉजी कॉज जो करता है वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी पैथोजेनिसिटी कम है। अब उसकी हाई इन्फेक्टिविटी होती है, तो इसलिए हम बोलते हैं 4 to 12% ऑफ ऑल हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स डेवलप लेप्रोसी विद इन 5 years। मान लो मेरे को लेप्रोसी है, तो जो मेरा हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट है, मेरे साथ जो हाउस होल्ड में रह रहा है, उसको 5 साल में लेप्रोसी डेवलप होने के कितने चांसेस है? 4 to 12% चांसेस है। ठीक है। लो पैथोजेनिसिटी की वजह से क्या होगा? हाई सब क्लिनिकल केस। क्यों होंगे? क्योंकि जो होगा वो पैथोजन नहीं होगा, मतलब पैथोलॉजी नहीं होगी, तो वो जाएंगे नहीं डॉक्टर के पास और वो दिखाएंगे नहीं, पर उनको बैक्टीरिया है, तो इसलिए वो हाई सब क्लिनिकल केसेस हो जाएंगे। और माइकोबैक्टीरियम लेप्रे जो होता है वो सॉइल के अंदर पाया जाता है, और सॉइल के अंदर 1 to 2 मंथ्स तक रहता है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स और है। इट इज डिफिकल्ट टू कल्चर, इट हैज वेरी लॉन्ग डबलिंग टाइम and very important incubation period is 5 to 7 year, not days, it's year। so इसकी वजह से हम इसको इरेडिकेट नहीं कर पा रहे हैं, इन तीनों की वजह से नॉट एबल टू इरेडिकेट बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स। क्योंकि वो कल्चर ही नहीं कर सकते, तो हम उसको इरेडिकेट मतलब डिटेक्ट कैसे करेंगे? जनरली वेरी लॉन्ग डबलिंग टाइम होता है, तो कब तक आप देखोगे कि उसको इरेडिकेट करना है? और इंक्यूबेशन पीरियड 5 to 7 year बहुत ज़्यादा होता है। फिर टीवी मैंने इसको आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि जो ये होता है लोटस, इट रिप्रेजेंट द लेप्रोसी पेशेंट। हम उसको बहुत सेंसिटिवली ट्रीट कर रहे हैं। और जो ये हैंड होता है इसको हम बोलते हैं हैंड ऑफ एनएलईपी। ये हम रिप्रेजेंट करता है हैंड की, हम उसको प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं लोटस को। एंड जो ये बीच में सन ये टाइप होता है, इसको बोलते हैं मल्टी ड्रग थेरेपी, जो कि हम देते हैं फॉर टीबी। ठीक है। इसको एक टीबी नहीं, सॉरी, लेप्रोसी। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज है लेप्रोसी को और क्या बोलते हैं हम? लेप्रोसी इज ऑल्सो नोन एज कुष्ठ रोग। ओके, सो इसके लिए जो ऐप है वो निकुष्ठ, निक्षय इज फॉर टीबी। ठीक है। अब व्हाट आर द टारगेट्स अंदर अंडर एंटी एनएलईपी? टारगेट्स क्या क्या है? पहला टारगेट है कि इसका इंसिडेंस, सॉरी, प्रेवलेंस शुड बी लेस देन 1 per 10,000। ओके। एनुअल केस डिटेक्शन रेट, ACDR,
शुड बी लेस देन, एक एक जीरो और लगा दो इसमें, 10/1 लाख, ठीक है। एंड ग्रेड 2 डिसेबिलिटी इन जनरल पॉपुलेशन शुड बी लेस देन 1/million। ओके, ये आपके तीन टारगेट्स हैं। प्रेवलेंस कितने से कम होना चाहिए, 1/10,000। एनुअल केस डिटेक्शन रेट कितना होना चाहिए, शुड बी लेस देन 10/1 लाख। एंड ग्रेड 2 डिसेबिलिटी इन गिवन पॉपुलेशन, जनरल पॉपुलेशन शुड बी लेस देन 1/million। अब ये टारगेट्स अचीव करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई गई हैं। इन स्ट्रैटेजीज को भी हम ध्यान से देख लेते हैं। पहला है अर्ली डायग्नोसिस। भाई पहली है आपका अर्ली डायग्नोसिस, मतलब हम जब भी किसी चीज को रिमूव करना चाहते हैं तो उसको हम सबसे पहले अर्ली डायग्नोस करेंगे और उसका फटाक से ट्रीटमेंट करेंगे, तभी तो वो जल्दी रिमूव होगी। अब अर्ली डायग्नोसिस के लिए उसके क्लिनिकल फीचर पता होने चाहिए। तो क्लिनिकल फीचर में क्या है, हाइपो स्लैश हाइपर पिगमेंटेड रैश प्लस हाइपो एनेस्थीसिया या हाइपो एनेस्थेटिक लिम्ब। ओके, जिसके साथ साथ हमें और क्या मिल सकता है, एसिड, दिट इज नॉट अ क्लिनिकल फीचर। हमें और क्या मिल सकता है, थिकन पेरिफेरल नर्व, थिकन पेरिफेरल नर्व, जिसकी वजह से लॉस ऑफ सेंसेशन होगा और मसल लॉस भी हो सकता है। ओके, और जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एसिड फायर बेसिलाई भी प्रेजेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था टी एन टी पी के माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नोकार्डिया, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, लाइसोस्पोरा, एसिड फायर स्टेनिंग बैक्टीरिया। अब नर्व्स इन्वॉल्व इन दिस, सो नर्व्स इन्वॉल्व इन लेप्रोसी, यहाँ पे लिख देते हैं। नर्व्स इन्वॉल्व जनरली अपर लिम्ब की सारी नर्व्स इन्वॉल्व होती है, दैट इज अल्ना नर्व, रेडियल नर्व, मीडियल नर्व। ओके, फिर पैर की आ जाती है कॉमन पेरोनियल नर्व एंड पोस्टीरियर टिबियल नर्व। अब इसमें मोस्ट कॉमन जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अल्नर नर्व इज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व एंड हमने क्लिनिकल फीचर पढ़े। अब क्लिनिकल फीचर के बाद हमें डायग्नोसिस भी करनी पड़ेगी। जब हम सस्पेक्ट कर रहे हैं तो डायग्नोसिस में हम दो टाइप के उनको डिफाइन करते हैं, पॉसी बेसिलरी, मल्टी बेसिलरी। पॉसी बेसिलरी मतलब कम है बैक्टीरिया, कम है तो उसका रीजन क्या है कम होने का, तो ये सबसे पहली बात, उसमें नो एसिड फास्ट बेसिलाई दिखेंगे हमें। दूसरा, लेस देन और इक्वल टू 1 नर्व इन्वॉल्वमेंट। और तीसरे की बात हम करें तो लीजन्स जो होंगे वो लेस देन इक्वल टू 5 लीजन्स। तो पॉसिबल सिलरी में नो एसिड फास्ट बेसिलाई होने चाहिए एंड लेस देन 1 नर्व इन्वॉल्वमेंट एंड लीजन शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5। इन मल्टी बेसिलरी मतलब काफ़ी सारे बेसिलाई काफ़ी सारे हैं, तो एसिड फास्ट बेसिलाई भी प्रेजेंट होंगे और मोर देन इक्वल टू 2 नर्व इन्वॉल्वमेंट होगा, उसमें नर्व इन्वॉल्वमेंट होगा और उसमें लीजन मोर देन इक्वल टू 6 होंगे। ओके, तो इसमें मल्टी बेसिलरी है। अब इसी हिसाब से इसका हमें ट्रीटमेंट होगा, जो दोनों के लिए हम ड्रग्स एक ही देते हैं। कौन सी ड्रग्स देते हैं, RDC, दैट इज रिफेम्पिसिन। रिफेम्पिसिन टीबी में भी देते हैं, डेप्सॉन एंड क्लोफाजिमिन। ओके, अब अगर ये मल्टी बेसिलरी टीबी है तो ये 12 मंथ्स के लिए देंगे, और अगर ये पॉसी बेसिलरी टीबी है तो 6 मंथ्स के लिए देंगे। एंड डोज भी, डोज, so there are 3 categories: adult, that is more than 14 years; child, that is 10 to 14 year; and third category is child less than 10 year. Okay, in adult more than the sequences are D and C. Okay, in adult more than 14 year, first learn this, that rifampicin is 600 mg, clofazimine is 300 mg. Okay, and clofazimine is 300 mg
and Dapsone is 100 mg daily, and clofazimine has two doses, 300 mg and daily dose which is 50 mg, 50 mg daily. This is monthly supervised dose, this is monthly supervised dose, मतलब हर मंथ की ये एक लेनी होगी, मतलब 600 mg, और सुपरवाइज मतलब हमारे सामने लेगा वो। तो आप एक चीज देख रहे हो क्या, इधर क्या बोलते हैं 600 mg, इधर 300 mg, सेकंड में हाईलाइट करूंगा, इधर 100 mg, इधर 50 mg, तो इसको ऐसे ही याद करना। अब हम अगले की बात करते हैं, दैट इज चाइल्ड 10 to 14 ईयर। तो इसमें हम 450 mg देंगे रिफेम्पिसिन, और आपको पता है रिफेम्पिसिन के साथ क्लोफाजिमिन रिलेटेड है, तो 450 रिलेटेड टू 150 होगा, और यहाँ पे 50 mg है, तो यहाँ पे भी 50 mg है। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे मंथली सुपरवाइज डोज, इसको लिखेंगे मंथली सुपरवाइज डोज, ये डेली है सेम। ओके, बट इसमें चेंज आ जाता है, ऑल्टरनेट डे हो जाता है। ठीक है, हम कम कर रहे हैं, एडल्ट को ऑब्वियसली ज्यादा देना होगा ना डेली, तो अब चाइल्ड को हम ऑल्टरनेट दे देंगे, और छोटे चाइल्ड को हम वीकली दे देंगे। ठीक है, तो इसको भी ऐसे हाईलाइट कर देते हैं, 50, 50, 450, 450, 150। ओके, फिर उसके बाद आ जाता है लेस देन 10 ईयर चाइल्ड, ये पूरा एक्सेप्शन है, इसको पूरा आपको याद ही करना पड़ेगा। दैट इज रिफेम्पिसिन इज 10 mg पर केजी monthly, monthly, and Dapsone is sorry, Dapsone is 2 mg per kg per day, means it's daily. Okay, and clofazimine has two doses, that is 6 mg per kg monthly, 1 mg per kg weekly, that is 50 mg weekly. Okay, 1 mg per kg, तो ये 50 mg weekly आ जाएगा, तो इसको हम बेसिकली वही वो आ जाता है, तो 50 mg वीकली, वीक में एक बार, ये मंथली डोज है, ये भी मंथली सुपरवाइज डोज है। ठीक है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। तो हमने पढ़ा कि रिफेम्पिसिन की डोज, डेप्सोन की डोज, क्लोफाजिमिन की डोज फॉर ऑल दी 3 एज ग्रुप्स। अब इनको देते कैसे हैं, एक्चुअली होता क्या है, इनकी एक मल्टी ड्रग थेरेपी में एक ब्लिस्टर देते हैं, और उस ब्लिस्टर में एक नॉच प्रेजेंट होती है, लेट मी शो यू दी फोटो। ओके, so this is the blister and this is the notch. Okay, this is the notch, this is the notch. ठीक है, सो अब होता क्या है कि चाइल्ड को, एडल्ट को पिंक कलर पसंद नहीं आता, क्योंकि लड़के बोलते हैं अरे यार पिंक नहीं है तो लड़कियों का कलर है, तो इसलिए एडल्ट को देंगे। और चाइल्ड को जो है वो ब्राउन कलर पसंद नहीं आता, उसको ब्राइट कलर पसंद है, तो इसको चाइल्ड को देंगे। चाइल्ड मीन्स बोथ लेस देन, मतलब 10 to 14 और लेस देन 10। अब इसमें क्या होता है, हमने पढ़ा था कि, इससे दिख रहा है, हाँ इससे मार्क कर देते हैं। अब ये जो व्हाइट वाली होती है ना, दिस दिस व्हाइट इज डेप्सॉन। ओके, एक एक व्हाइट डेप्सॉन ऊपर होती है स्ट्रिप में, एंड दिस इज, दीज आर दी रिफेम्पिसिन above to these two are rifampicin we saw, let me show you, adult 600, it's monthly supervised 600. Okay, but there are two tablets, actually for rifampicin 300 mg is available, 300 mg is available, so 300 mg की दो लेनी पड़ेगी, एक महीने में हम दोनों सुपरवाइज्ड होंगी, तो ऊपर वाली सारी सुपरवाइज्ड होती है। ये जो है क्लोफाजिमिन, अब क्लोफाजिमिन आपको पता है 300, क्लोफाजिमिन आपके 600 mg होता है टोटल, लेकिन यहाँ पे 3 है, तो मतलब ये क्लोफाजिमिन सॉरी 300 mg होता है, यहाँ पे 3 है, तो मतलब क्लोफाजिमिन 100 mg की टैबलेट अवेलेबल है, ये भी मंथली सुपरवाइज लेते हैं। अभी सेम है, अब यहाँ पे जो होगा, ये वाली क्या बोलते हैं, व्हाइट वाली डेप्सॉन है, और ये वाली क्लोफाजिमिन है। White one is Dapsone, this one is Clofazimine. So Dapsone, Clofazimine, ऐसे वो हर दिन लेता रहेगा इन टैबलेट्स को, और फिर उस हिसाब से उसके लिए है। तो आपको समझ आया, ऊपर वाली डोज मंथली सुपरवाइज डोज है, जिसमें कि दो रिफेम्पिसिन है। रिफेम्पिसिन एक्चुअली हम 600 mg देते हैं, पर जो टैबलेट होती है वो 300 mg की होती है, एंड रिफेम्पिसिन की दूसरी टैबलेट जो होती है 150 mg की होती है, वो चाइल्ड में होती है। रिफेम्पिसिन की दो ही टैबलेट अवेलेबल है, 300 mg एंड 150 mg। लेप्सॉन हम सेम उतनी ही देते हैं, एक ही डोज देते हैं, और क्लोफाजिमिन की
एक्चुअली हम 300 mg देते हैं, पर टैबलेट 100 mg की अवेलेबल है, तो इसलिए 3 टैबलेट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये चाइल्ड क्या आ जाता है ब्राउन कलर में। ब्राउन कलर में चाइल्ड में क्या होता है, ये 3 होती है क्लोफाजिमिन, these three are clofazimine, and these two are rifampicin. These two are rifampicin. Rifampicin is given as 450 mg, but I said when either 300 is available or 150 is available, so we give 150 mg plus 300 mg. So there are two doses. Clofazimine, we know 450 and 150 mg is given. So here clofazimine 50 mg tablets are there. So आपको पता चला क्या, रिफेम्पिसिन की 150 एंड 300 की टैबलेट है, क्लोफाजिमिन की 150 mg की टैबलेट है। White one is Dapsone, white one is Dapsone, and you are seeing this is Dapsone, this is clofazimine. Clofazimine is given alternate day, like this is day 1, this is day 2, this is day 3. So clofazimine given here, clofazimine after day 1 it is given directly on day 3. So there is alternate day regime. ठीक है, this is important. और जो और छोटा बच्चा होगा उसमें हम बोल देंगे कि आप इसको वीकली ले लो। ठीक है, अब इसके बाद हमने ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। ठीक है, ये क्या होता है, एडल्ट के लिए होता है, मोर देन 14 ईयर्स के लिए होता है। तो हम इसमें रिफेम्पिसिन देते हैं, डेप्सॉन, क्लोफाजिमिन। रिफेम्पिसिन जो हम देते हैं वो 600 mg देते हैं, पर एक्चुअली में रिफेम्पिसिन की 300 और 150 की अवेलेबल है, तो इसलिए 2 टैबलेट होती है मंथली सुपरवाइज डोज। वाइट वाली डेप्सॉन होती है, और क्लोफाजिमिन की हम 300 mg देते हैं, तो इसमें एक्चुअली 100 mg की अवेलेबल होती है, तो 3 टैबलेट होती है। और फिर ये आपको पता है, अभी ये ब्राउन कलर आ जाते हैं चिल्ड्रन लेस देन 14 ईयर। अब इसमें डेप्सॉन होता है, इसमें 2 रिफेम्पिसिन होता है। एक्चुअली वी गिव रिफेम्पिसिन 450 mg, पर 300 एंड 150 है, तो 300 प्लस 150। और जो क्लोफाजिमिन है वो हम 150 देते हैं, बट क्लोफाजिमिन इन चाइल्ड इज 50 mg अवेलेबल। सो क्लोफाजिमिन की 50 mg एंड 100 mg अवेलेबल है, तो 50 mg के हम 3 गोली दे देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर ड्रग रेजिस्टेंट आ गया, इफ ड्रग रेजिस्टेंट लेप्रोसी, तो इसमें 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो वो रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट होगा, या वो, पहले रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट का बता देता हूँ। अगर वो रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट है तो हम क्या देंगे, 6 मंथ्स ऑफ 6 months of ofloxacin, clofazimine प्लस माइनोसाइक्लिन स्लैश क्लेरिथ्रोमाइसिन। मतलब ओफ्लॉक्सासिन दो, क्या बोलते हैं, क्लोफाजिमिन दो, और इनमें से प्लस या तो माइनोसाइक्लिन या क्लेरिथ्रोमाइसिन, माइसिन, इन दोनों में से कोई एक। ठीक है, ये 6 मंथ्स के लिए देंगे। फिर उसके बाद 18 मंथ्स के लिए क्या दो, 18 मंथ्स के लिए दो ओफ्लॉक्सासिन प्लस क्लोफाजिमिन। मतलब अब और ये माइनॉक्सिलिन या क्लैरिथ्रोमाइसिन नहीं देनी है। एक्चुअली मैं इनकी डोज भी बता देता हूँ अगर आप याद कर सके तो। ओफ्लॉक्सासिन हम 400 mg देते हैं, क्लोफाजिमिन हम 50 mg देते हैं। अगर माइनोसाइक्लिन दे रहे हो तो वो 100 mg दोगे, और अगर क्लैरिथ्रोमाइसिन दे रहे हो तो 500 mg दोगे। ठीक है, 18 मंथ्स में अगर ओफ्लॉक्सासिन दे रहे हो सेम 400 mg दोगे, क्लोफाजिमिन सेम 50 mg दोगे। ठीक है, अब दूसरा आता है, अगर अगर बाई चांस वो ओफ्लॉक्सासिन रेजिस्टेंट है, फ्लॉक्सासिन रेजिस्टेंट निकल गया, तो अब ओफ्लॉक्सासिन नहीं दे सकते। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 6 मंथ्स के लिए क्लोफाजिमिन। अब ओफ्लॉक्सासिन को हटा दो तो नीचे की दोनों ऐड करनी पड़ेंगी ना, तो माइनोसाइक्लिन और प्लस क्लेरिथ्रोमाइसिन। समझ आ रहा है क्या, यहाँ से अगर ओफ्लॉक्सासिन हट गया, 3 ड्रग तो देनी ही है, तो ये ऐसे सोचो 3 ड्रग देनी है, तो ये तीनों आ जाएंगी आपके। ठीक है, फिर 18 मंथ के लिए, सॉरी 18 मंथ के लिए हम क्या देंगे, 2 ड्रग देनी है, तो क्लोफाजिमिन। अब हमने बोला कि 18 मंथ के लिए यार ये तो हट गई है, तो क्लोफाजिमिन या इन दोनों में से कोई एक ले लो। ठीक है, समझ आ रहा है ना, इजी है काफी। मोनोसाइक्लिन स्लैश क्लेरिथ्रोमाइसिन।
समझ आया क्या? एंड डोजेज में आपकी फिर से लिख देता हूँ, क्लोफाजिमेन इज 50 mg, माइनोसाइक्लिन इन 100 mg, क्लेरिथ्रोमाइसिन इज 500 mg। यहीं पे भी वही होंगी सेम। ठीक है। अब अगर आपने डायग्नोस कर लिया, डायग्नोसिस से पहले और डायग्नोसिस के बाद हमें एक चीज और पढ़नी पड़ती है सीएफएम में, दैट इज प्रिवेंशन, दैट इज प्रोफाइलैक्सिस। तो प्रोफाइलैक्सिस हम कैसे देते हैं लेप्रोसी का? हाँ, सिंगल हाई डोज रिफेम्पिसिन, सिंगल डोज रिफेम्पिसिन, सिंगल डोज रिफेम्पिसिन हम देते हैं फॉर प्रोफाइलैक्सिस। अब इसके बेनिफिशियरीज कौन है प्रोफाइलैक्सिस के, मतलब किस किस को प्रोफाइलैक्सिस मिलेगी? ऑल हाउस होल्ड इंडिविजुअल्स विद एज मोर देन 2 ईयर, मतलब ऑल हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट एज मोर देन 2 ईयर। ठीक है। एंड इट शुड बी नॉट गिवन इन प्रेगनेंसी, दैट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। 75 to 100 मीटर नेबर्स। ओके। सोशल कॉन्टैक्ट, सोशल कांटेक्ट का मतलब क्या होता है लेप्रोसी में? मतलब कि वो आदमी उसके क्लोज कांटेक्ट में है फॉर मोर देन 20 आवर्स इन लास्ट 3 वीक्स, फॉर मोर देन 20 आवर्स इन लास्ट 3 वीक्स। ठीक है। अब देखो, तो मतलब कि अगर मान लो किसी पर्सन को लेप्रोसी हुआ, तो उसके हाउस होल्ड में जो भी है, जो 2 साल से बड़ा है, उसको हम क्या प्रोफाइलैक्सिस देंगे? देंगे। 100 मीटर के अंदर जो भी घर है, जिन लोग हैं, उनको हम क्या प्रोफाइलैक्सिस देंगे? देंगे। जो उसके ऑफिस में लोग होंगे, जिसके साथ वो 3 हफ्ते में मोर देन 20 आवर्स टाइम तो स्पेंड कर ही चुका होगा, तो क्या उनको प्रोफाइलैक्सिस देंगे? बिल्कुल देंगे। और अगर उसके घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तो क्या उसको प्रोफाइलैक्सिस देंगे? नहीं, प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देंगे। अब व्हाट इज द डोज फॉर प्रोफाइलैक्सिस? आई थिंक दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, बट आई थिंक यू शुड रिमेम्बर, लाइक मोर देन 15 ईयर्स है, अगर मोर देन 15 ईयर्स है, तो हम उसको कितना देंगे? 600 mg। ओके। अगर वो 10 to 14 ईयर्स है, तो हम उसको कितना देंगे? 450 mg। और अगर वो चाइल्ड है लाइक 6 to 9 ईयर के बीच में, और स्लैश उसका वेट जो है मोर देन 20 kg है, तो हम उसको देंगे 300 mg। और अगर चाइल्ड लेस देन 20 kg है, तो हम उसको देंगे 10 to 15 mg पर केजी। एक्चुअली आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, जब हम उसमें ट्रीटमेंट दे रहे थे तब भी ऐसे ही था, रिफेम्पिसिन 600 mg दे रहे थे एडल्ट को, पर उसमें 14 से ज़्यादा है, 15 से ज़्यादा है। और 450 mg दे रहे थे चाइल्ड को, जो कि 10 to 14 है, तो यहाँ भी 10 to 14 है। समझ रहे हो? ऐसे होता है, ऐसे याद करना है आप। तो और स्ट्रैटेजीज में जो हमने पहली स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी तो पढ़ी, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, जिसमें हमने पूरा उसका डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट बनाया। अब हम दूसरी अदर स्ट्रैटेजीज जो होती है, दैट इज अदर स्ट्रैटेजीज, उसमें हम देखते हैं कुछ स्ट्रैटेजीज, जैसे कि एक हो जाती है आपका ABSULS एप्सूल्स, दैट इज आशा बेस्ड सर्वेलेंस ऑफ लेप्रोसी सस्पेक्ट। ओके। आशा बेस्ड सर्वेलेंस ऑफ लेप्रोसी सस्पेक्ट, आशा बेस्ड सर्वेलेंस ऑफ लेप्रोसी सस्पेक्ट। ये कैसा टाइप का होता है? डोर टू डोर सर्वेलेंस होता है, जिसमें कि हम डोर टू डोर जाते हैं और पूछते हैं कि आपको ऐसे कोई सिम्टम्स वगैरह तो नहीं है। दूसरा है आपका SPARSH, स्पर्श लेप्रोसी अवेयरनेस। ओके। इसमें अपन क्या करते हैं? लेप्रोसी के बारे में अवेयरनेस करते हैं। अब होता क्या है, इसमें हमें एक कैरेक्टर चूज किया है, जो कि होता है मैस्कॉट, बोलते हैं जिसको हम मैस्कॉट। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का मैस्कॉट जो है वो सपना है। सपना जो एक लड़की है, मतलब छोटी सी लड़की है, मतलब एक्चुअली हम जैसे आपने अमूल का दूध वगैरह लिया होगा ना, तो उस पर एक कार्टून बना होता है जो उन सबके प्रमोशन के लिए होता है। तो ऐसे ही इनका एक प्रमोशन के लिए कार्टून है सपना, जो कि एक स्कूल गोइंग गर्ल है, और गर्ल होता है, उसके ऊपर एक बैग होता है। ठीक है। तो वो मैं इसको आपको फोटो लास्ट में दिखा दूंगा एक बार, कि सपना की जो है वो फोटो कैसे दिखती है। जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है। एंड लेकिन अगर जो यूएन की पूछता है, वो यूएन का मैस्कॉट कौन है, तो मीना होती है।
एक वो मीना इज अ गर्ल जिसके विंग्स होते हैं, तो वो मीना होती है। एंड ये कई सपना जो है अपने इंडिया में कई सारे लेप्रोसी प्रोग्राम इन सबको प्रमोट करती है। दूसरा और को क्या होता है इसमें आपका होता है LCDC, लेप्रोसी केस डिटेक्शन कैंपेन्स, लेप्रोसी केस डिटेक्शन कैंपेन्स। ओके। दूसरा होता है इसमें MCR फुटवेयर, एक स्पेशल टाइप का फुटवेयर होता है, क्योंकि होता है क्या, मैंने आपको बताया था लेप्रोसी में हैपो एनेस्थीसिया हो जाता है, तो उन लोगों के लिए हम एक स्पेशल टाइप का फुटवेयर देते हैं, माइक्रोसेल्युलर फुटवेयर, तो ये MCR फुटवेयर देते हैं। इसमें हमने स्ट्रैटेजीज पढ़ ली, लेप्रोसी में इतनी स्ट्रैटेजीज थी। अब हम इंडिकेटर्स इधर तो नहीं, इधर लिख लेते हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स में तीन टाइप के इंडिकेटर्स आते हैं। इससे पहले आते हैं आपका कोर इंडिकेटर्स, मतलब कोर है वो एकदम, ठीक है। फिर आते हैं एडिशनल इंडिकेटर्स, फिर आते हैं आपका क्वालिटी ऑफ सर्विस इंडिकेटर। ओके। तो सबसे पहले आता है कोर इंडिकेटर। कोर इंडिकेटर में हमने पढ़ा ही था, इसका टारगेट में क्या होता है, ANCDR, एनुअल न्यू केस डिटेक्शन रेट, जो कि हमारा टारगेट क्या था, जो कि जिसको हम लेस देन 10/1 लाख रखना चाहते थे। और दूसरा टारगेट क्या था, प्रेवलेंस को हम लेस देन 1/10,000 रखना चाहते थे। और दूसरा कोर इंडिकेटर क्या है, ग्रेड 2 डिसेबिलिटी इन जनरल पॉपुलेशन, इन जनरल पॉपुलेशन, जिसको हम कितना टारगेट है रखना, लेस देन 1/1 मिलियन, ठीक है। और प्रेवलेंस रेट, आपने देखा सारे वही है जो कि टारगेट्स है, प्रेवलेंस रेट शुड बी लेस देन 1/10,000, ठीक है। ये सब इंडिकेटर्स होते हैं। एडिशनल इंडिकेटर्स में देखो, अब हमने क्या बोला कि हम ग्रेड 2 डिसेबिलिटी, यहाँ था ग्रेड 2 डिसेबिलिटी इन जनरल पॉपुलेशन देख रहे थे, थोड़ा स्पेसिफिक हो जाते हैं। ग्रेड 2 डिसेबिलिटी देख लेते हैं अमंग न्यूली डायग्नोस्ड, ठीक है। अब हम स्पेसिफिक हो गए, न्यूली डायग्नोस्ड के बारे में बात कर रहे हैं। कहते हैं अच्छा और कुछ बताओ यार। वो बोलते हैं कि हम, ठीक है, प्रेवलेंस रेट देख रहे थे कि कितने केसेस हैं, अब देखते हैं हम कि कितने नए केसेस हैं फीमेल में, फीमेल अमंग न्यू केसेस, सॉरी, फीमेल अमंग न्यू केसेस, मतलब जो न्यू केसेस आ रही हैं उसमें से फीमेल कितनी है। तो हम, ये एडिशनल इंडिकेटर होता है फीमेल अमंग न्यू केसेस। अब हम एक और देखने लगे कि चाइल्ड रेट पर लैक पॉपुलेशन, मतलब कितने चाइल्ड है, चाइल्ड पर लैक पॉपुलेशन। तो आपने देखा हम थोड़ा स्पेसिफिक हो गए, हमने ये भी देखा कि ग्रेड 2 डिसेबिलिटी अमंग डिजीज पीपल कितनी है, फिर हमने देखा कि जो न्यू केस मिल रहे हैं उसमें फीमेल्स कितनी है, और न्यू केस मिल रहे हैं उसमें से चाइल्ड कितने हैं। अब जो क्वालिटी इंडिकेटर्स होते हैं वो होता है रिलैप्स रेट। रिलैप्स रेट मतलब कितने लोगों को दोबारा हुआ मतलब ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं मिला, मतलब क्वालिटी ऑफ सर्विस आपकी बेकार थी। अब था MDT, मल्टी ड्रग थेरेपी कंप्लीशन रेट, कंप्ली कंप्लीशन रेट मतलब वो कितने लोगों ने कंप्लीट किया। अब जितने लोगों ने कंप्लीट किया मतलब उनको ड्रग मिली, मतलब आप ज्यादा ड्रग दे रहे हो तो मतलब अच्छा है, मतलब आपका सर्विस अच्छी है। अब MDT कंप्लीशन रेट का मैं मतलब आपने कम लोगों को ड्रग दी है, तो इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। ब्लिस्टर स्टॉक रेट, अब हम कैसे देख सकते हैं आपको, अगर हमें ये देखना है तो हम ये देख सकते हैं ब्लिस्टर का स्टॉक कितना खर्च हो रहा है, कितना आया था कितना खर्च हो रहा है, तो ब्लिस्टर स्टॉक रेट हम देख सकते हैं। तो इसमें से जो बेस्ट या मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट इंडिकेटर होता है वो प्रिविलेंस रेट होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट इंडिकेटर। ओके। और जो ये होता है क्या बोलते हैं, ग्रेड 2 डिसेबिलिटी इन जनरल पॉपुलेशन, ये इंडिकेटर फॉर लेप्रोसी अवेयरनेस, इंडिकेटर फॉर लेप्रोसी अवेयरनेस, ठीक है। अब फिर हम ये बात करते हैं क्या बोलते हैं, हमने ग्रेड 2 डिसेबिलिटी का यहाँ पे नाम लिया, तो ग्रेड्स ऑफ डिसेबिलिटी की बात कर बता देता हूँ मैं आपको। ग्रेड्स ऑफ डिसेबिलिटी, ओके। तो ग्रेड 0, 1 एंड 2, विजिबल बाय पेशेंट, ओ विजिबल टू अस एंड पाल्पेबल, पाल्पेबल
टू पेशेंट, मतलब विजिबल हमें होना चाहिए, पाल्पेबल पेशेंट को होना चाहिए। तो विजिबल हमें नहीं है, पाल्पेबल मीन्स फेल्ट बाय पेशेंट, ठीक है। और वन में क्या होता है, जीरो में दोनों नहीं है, वन में विजिबल नहीं है पर पाल्पेबल मतलब पेशेंट को फील हो रहा है कि इसको कोई डिसेबिलिटी है, टू में दोनों है, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने ग्रेड्स ऑफ डिसेबिलिटी डिफाइन किया, तो हम मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले हम इस पे फोकस कर रहे थे कि एनुअल न्यू केस डिटेक्शन रेट कितने हैं, फिर हम इस पे फोकस किए कि ग्रेड टू डिसेबिलिटी इन जनरल पॉपुलेशन कितना है। अब हमने बोला थोड़ा स्पेसिफिक हो जाते हैं, तो एडिशनल में आ गया ग्रेड टू डिसेबिलिटी अमंग न्यूली डायग्नोज। पहले हम प्रिविलेज रेट की बात कर रहे थे, फिर हमने बोला कि यार थोड़ा सा और इसको क्या बोलते हैं मॉडिफाई करते हैं, और अपन क्या करते हैं कि अपन ही देखते हैं नए केसेस में फीमेल कितनी थी, नए केसेस में चाइल्ड कितने थे। वो बोले ठीक है इस हद के और पार जाएंगे, हमें देखना है क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो बोलेंगे कि ब्लिस्टर स्टॉक रेट से देखेंगे, मल्टी ड्रग थेरेपी कंप्लीशन रेट से देखेंगे, और रिलैप्स रेट से देखेंगे। और इसी के साथ आई थिंक आपका टारगेट्स मत भूलना। एनएलईपी कंप्लीट हो गया, नेशनल लेप्रोसी एलिमिनेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट वीडियो विल बी रिवीजन।